तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग जो हिस्ट्री का यानी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसका दो यानी वीडियो हो चुका है। जिसमें पहला जो वीडियो था उसमें 5 यानी क्वेश्चन था, दूसरा में 5 क्वेश्चन था, और आज हम लोग यानी ये तीसरा पार्ट को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें यानी 11 नंबर कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य के नाम बताना है। ये जो मुगल काल चल रहा था उस समय यानी 4 गो स्थापत्य का क्या करना है, नाम बताना है। तो देखिए क्वेश्चन भी हम लोग यानी आंसर सजा लेंगे, लिखेंगे कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य का नाम इस प्रकार निम्न है। देखिए तो ये हम लोग क्वेश्चन को आंसर बना लेंगे कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य के नाम इस प्रकार के हुआ निम्न है। अब देखिए जो पहला था वह था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन, अब ये झरोखा दर्शन क्या होता है, हम क्लास में पढ़ा दिए थे कि जब सुबह में यानी राजा उठता था तो क्या करता था, यानी सुबह के सारी प्रतिक्रिया करता था, उसके बाद नहा धोवा के ये समझिए कि झरोखा दर्शन में आता था। और इसी झरोखा दर्शन के पास जो पब्लिक थी ये खड़ी थी और यहाँ पर राजा क्या करता था, अपने हाथ को ऐसे हिलाता था। उसका नाम क्या था, झरोखा दर्शन। तो देखिए तो मुगल काल में किसका निर्माण किया गया, झरोखा दर्शन का। एक यह हो जाएगा। उसके बाद दूसरा था दीवाने आम। दीवाने आम, ये भी हम बता दिए दीवाने आम का होता था। चलिए तीसरा स्थापत्य था दीवाने खास। दीवाने खास, और जो चौथा था वह था ताजमहल। ताजमहल। बस देखिए तो इसका आंसर 2 नंबर में हो गया। क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य के नाम बतावे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य के नाम इस प्रकार क्या हुआ निम्न है। और हम लोग लिखेंगे 1 में झरोखा दर्शन, 2 में दीवाने आम, और 3 में क्या लिखेंगे दीवाने खास, और 4 में हम लोग क्या लिखेंगे यानी ताजमहल। देखिए दीवाने खास का हुआ करता था, इसमें जो राजा था यानी खास खास लोगों से क्या करता था, भेंट करता था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यानी क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, यानी पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, इसको हम लोग एक छोटा सा संक्षिप्त भाषा में कहेंगे हस्तलिखित। हस्तलिखित, हस्तलिखित लिपि को ही पांडु लिपि कहा जाता है। देखिए तो पहला पॉइंट समझ गए। क्वेश्चन क्या है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहिएगा, यानी हाथ से लिखित, इसको हम छोटा भाषा में कहेंगे हस्तलिखित लिपि को ही हम लोग क्या कहते हैं बुआ, पांडुलिपि कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि पांडुलिपि किससे लिखी जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, यानी हाथ से लिखी जाती है। अब देखिए ये पांडुलिपि का निर्माण जहां पर किया जाता था, या पांडुलिपि को जहां पर लिखा जाता था, उस स्थान को किताब खाना कहा जाता था। किताब खाना।
क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव कि पांडुलिपि को जिस स्थान पर लिखा जाता था उस स्थान को क्या कहा जाता हुआ, तो किताब खाना कहा जाता था। और इस पांडुलिपि को लिखने के लिए ताम्रपत्र या भोज पत्र का प्रयोग किया जाता था। बस देखिए तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, तो देखिए तो यानी हाथ से लिखित यानी हस्तलिखित लिपि को ही हम लोग क्या कहते हैं बुआ, पांडुलिपि कहते हैं। और उसमें हम लिखेंगे कि पांडुलिपि का निर्माण जिस स्थान पर होता था उस स्थान को किताब खाना कहा जाता था। और पांडुलिपि को लिखने के लिए यानी ताम्रपत्र और भोजपत्र का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। एक एक बात को समझिए आपका एक खून मिला देंगे हम क्वेश्चन कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। और जो आपके अंदर ये डर बना हुआ है ना, इस डर को हम दूर करने के लिए ही ऐसा शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। चलिए फिर हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में किसानों को कितने नामों से जाना जाता था। ये तो और आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को ही आंसर बनाएंगे, लिखेंगे मुगल साम्राज्य में किसानों को 4 नामों से जाना जाता था। अब देखिए कौन कौन सा नाम है, बस नाम बता देंगे हम लोग, यानी 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। पहला था किसान, पहला कौन था बुआ, किसान। दूसरा था कृषक, दूसरा क्या था, कृषक। तीसरा था रैयत। चौथा था मुजारी यान। और 5वां था असामी। तो यहां पर देखिए तो हम 4 न लिखे हैं, यहां पर 5 हम लोग कर देते हैं। 5 नाम से जाना जाता था। बस देखिए तो क्वेश्चन क्या था कि मुगल साम्राज्य में किसानों को कितने नामों से जाना जाता था। तो आपका आंसर देखिए तो कहीं लिखिएगा, कैसे लिखिएगा आंसर, मुगल साम्राज्य में किसानों को 5 नामों से जाना जाता था। इसमें और जोड़ सकते हैं, जो इस प्रकार क्या है बुआ, यानी निम्न है। जो इस प्रकार क्या है, निम्न है। तब 1 में लिखिएगा किसान, 2 में क्या हो जाएगा कृषक, 3 में क्या हो जाएगा रैयत, 4 में हो जाएगा मुजारियान, और जो 5 है ये क्या हो जाएगा आसामी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया और बताना है। यानी कह रहा है कि आपको संख्या ही बताना है कि कितने वंश ने शासन किया और उसका नाम भी बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सजाते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया जो इस प्रकार क्या है बुआ, निम्न है। अब देखिए तो अगर हम चारों का नाम लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला वंश था, उसका नाम था संगम वंश। कौन सा वंश था, संगम वंश। हम बताए थे चैप्टर में कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसका स्थापना कौन किए,
खोज कौन किया, कब स्थापना हुआ और कब खोज हुआ था, जिसे हरिहर और बुक्का बताए थे, कृष्णदेव राय बताए थे, इसी चैप्टर का था। चलिए, तो पहला वंश कौन था? संगम वंश। दूसरा वंश था सुल्लू वंश, सुल्लू वंश। तीसरा वंश था तुल्लु वंश, तुल्लु वंश। और जो चौथा वंश था उसका नाम था अराविंदो, अराविंदो। और उसके बाद वंश। ये भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि विजयनगर पर शासन करने वाला सबसे अंतिम वंश कौन था? आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, यानी अराविंदो वंश। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तो विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया और उसके नाम को बताना है। तो देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सजा लेंगे कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने, कितने वंशों ने, यानी 4 वंशों ने शासन किया। शासन किया हम लोग कह सकते हैं राज किया, जो इस प्रकार क्या है, निम्न है। बस आपको चारों का क्या करना है, नाम बता देना है। तो एक मन का लिखेंगे संगम वंश, दूसरा वंश कौन था? सुल्लू वंश था, तीसरा वंश कौन था? तुल्लु वंश। और जो चौथा वंश था यानी अंतिम वंश था उसका नाम क्या था बुआ? अराविंदो वंश। और जो कृष्णदेव राय था उसका संबंध कौन वंश से था बुआ? तो तुलु वंश से था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आश्रम कितने हैं उनके नाम बताना है। यानी सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है कि कितना है वो बताइए और इसका क्या करना है, नाम भी लिखना है। तो देखिए, क्वेश्चन को सजा लेंगे। आश्रम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार निम्न है। क्या लिखेंगे बुआ? जो इस प्रकार क्या है, निम्न है। बस इसका नाम बता देना है। तो पहला जो आश्रम था वह था ब्रह्मचर्य, दूसरा जो था वह था गृहस्थ, तीसरा जो था उसका नाम था वानप्रस्थ। और जो चौथा था वह था सन्यास। क्या था? सन्यास। और इसमें हम सब में क्या बोलते हैं, आश्रम जोड़ देंगे। अच्छा, ये भी हम बताए थे क्लास में, याद कीजिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो 0 से लेकर जो 25 का अवस्था है ये किस आश्रम के अंतर्गत आता है? तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। फिर 25 से लेकर जो 50 की अवस्था है वो किसके अंतर्गत आता है? गृहस्थ के अंतर्गत आता है। और इसका जो अवस्था होता है बुआ, यानी 50 से लेकर 75 तक होता है। और जो सन्यास है इसका अवस्था क्या होता है? 75 से लेकर यानी 100 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था एक बार देखिए, तो यानी आश्रम कितने हैं ये पहले आपको बताना है संख्या में, और इसका क्या करना है, नाम को भी बताना है। हम लिखेंगे आश्रम मुख्यतः या मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं बुआ? तो 4 प्रकार के हैं, जो इस प्रकार क्या है, निम्न है। और एक में हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रह्मचर्य आश्रम, 2 में गृहस्थ आश्रम, 3 में वानप्रस्थ आश्रम और 4 में क्या लिखेंगे, यानी सन्यास आश्रम। बस, तो आज हम लोग का क्लास इतना ही तक खत्म होता है। और सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं और हौसला के साथ आप लोग का जो वीडियो है हमेशा हम बनाते रहे। इसके बाद हम मिलते हैं यानी पार्ट 4 में, तब तक इतना ही तक।